नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने टॉपिक शुरू कर रखा था भूगोल का उद्भव। भूगोल एक विषय के रूप में कब से उसका उद्भव हुआ और किन किन भूगोलवेत्ताओं ने इसके ऊपर अपना कार्य किया, तो इसी टॉपिक को अपन ने शुरू कर रखा था और इसको अपन कुछ टेक्निकल एरर यानी लाइट की वजह से बीच में रह गया था। पुनः शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसका आगे का पार्ट अपन देखते हैं कि भूगोल एक विषय के रूप में किस तरह से आगे आया। भूगोल एक विषय के रूप में अपन ने चर्चा की, जैसे हिकेटियस ने भूगोल की एक नई पहचान दी। उससे पहले होमर, उसके बाद में स्ट्रेबो वगैरह, अरस्तु वगैरह इन्होंने खूब काम किया। और यूनानी जो विद्वान हुए उस समय जिन्होंने प्रकृति पर काम किया, वहां से भूगोल का उद्भव माना जाता है, यूनान से। ठीक है, अर्थ अपन ने देख लिया है। यानी अपन देखें तो 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक की यदि बात करते हैं, भूगोल पर विशेष कार्य हुआ। इस समय काफ़ी विशेष कार्य हुआ, अर्थात इस समय काफ़ी विद्वानों ने इसके ऊपर बहुत अधिक रिसर्च करने की कोशिश की, उस समय जितनी टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और विशेष कार्य का मतलब ये था कि जैसे कि होमर, हिकेटियस वगैरह जो है, हेरोडोटस वगैरह, इन्होंने कई तरह की यात्राएं की। यात्राओं के माध्यम से कई भौगोलिक यात्राएं की, समुद्री यात्राएं की, और उन यात्राओं के माध्यम से नए नए खोज करने का प्रयास किया। और समुद्री यात्राएं बड़ी नहीं थी, छोटी यात्राएं थी। यूरोप के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास के इलाके में इन्होंने विशेष प्रकार से अपना कार्य किया। जैसे टोलमी था, टोलमी ने सर्वप्रथम में मानचित्र तैयार किया, विश्व का मानचित्र तैयार किया। इसमें एक उल्लेख ये आता है कि भारत को विश्व मानचित्र में, भारत को विश्व मानचित्र में सर्वप्रथम टोलमी ने ही दर्शाया था। तो सबसे पहले विश्व का मानचित्र किया टोलमी ने। इस समय उतना नॉलेज था नहीं, उन्होंने भूमध्य सागर को महत्वपूर्ण मान लिया। उसके आसपास का जो यूरोप था उसको संपूर्ण पृथ्वी मान लिया। यूरोप, पास में अफ्रीका, तो इनको संपूर्ण पृथ्वी मान लिया। टोलमी ने उत्तर में जो भाग है वहाँ पे स्वर्ग की कल्पना की, यहाँ स्वर्ग है, दक्षिण की ओर उन्होंने नरक की कल्पना की। तो ये कल्पनाएं थी उस समय की, इतनी खोज तो थी नहीं। और इस प्रदेश को, पूरे के पूरे प्रदेश को जो है वो टोलमी ने क्या मान लिया था, विश्व मान लिया था। और ये दूसरी जो ईस्वी सन है, 2 ईस्वी जो थी, उसके अंदर ये कार्य टोलमी ने किया था। अब उसके बाद में यदि अपन देखें तो ईसा से 14वीं सदी तक भूगोल में कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ, यानी ईसा से लेकर के अब ईस्वी सन जहां से शुरू होती है वहां से लेकर के और 14वीं सदी तक भूगोल में कोई काम नहीं हुआ। इसलिए इसको भूगोल के अंदर इसको कौन सा काल कहा, अंध युग का है। इसको अंध युग कहा कि इस समय भूगोल के अंदर कोई रिसर्च, किसी तरह का प्रयोग, किसी तरह की बातें हुई नहीं। तो एक प्रकार से ये अंध युग था। ठीक है, अंधकार छाया रहा भूगोल के ऊपर और कोई विशेष प्रकार से कार्य इसमें ईसा से 14वीं सदी तक नहीं आया। इतिहास में भी हम पढ़ते हैं कि 14वीं सदी के बाद एक नया काम शुरू हुआ था, पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था। इसका मतलब नई नई समुद्री यात्राएं शुरू हुई और नई खोजें हुई थी। नई खोज हुई, जैसे कि नई खोज के तहत इस समय अपन ने देखा था कोलंबस ने समुद्री यात्रा करके अमेरिका की खोज कर ली। 1492 में, ठीक है ना। इसी समय वास्को द गामा
ने यात्रा की 1498 में, भारत की खोज कर ली। भारत की खोज का मतलब भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर ली, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नई नई खोजें और नए नए आविष्कार, नई यात्राएं होने से 14वीं सदी के बाद अर्थात 15वीं व 16वीं सदी जो थी, 15वीं और 16वीं जो सदी थी, इसके अंदर पुनः भूगोल पर कार्य प्रारंभ हुआ। पुनः भूगोल पर कार्य प्रारंभ हो गया, यानी यहाँ पर भूगोल जो है उसने पुनः एक नए रूप के साथ में एक नया अवतार लिया, यानी यहाँ से पुनः इसके ऊपर अचानक से पुनर्जागरण के बाद में अचानक से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, और परिवर्तन ऐसे आए कि एक प्रकार से उछाल आया। ठीक है ना, और ये जो काल था, इस काल को भूगोलवेताओं ने एक नाम दिया था आकस्मिकवाद या प्रलयवाद। ठीक है ना, आकस्मिकवाद या प्रलयवाद का नाम दिया है इसको। ठीक है ना, तो यह लगभग 16वीं सदी तक चलता रहा, लेकिन 17वीं सदी जो थी में एक भूगर्भवेत्ता हुआ जेम्स हटन। 17वीं सदी में एक भूगर्भवेत्ता हुआ जेम्स हटन। इसका जो कालक्रम है वो 1726 के आसपास, 1726 से 1797 के आसपास का इसका कालक्रम, जीवन काल था। तो जेम्स हटन ने ये जो है ना आकस्मिकवाद, इसको नकार दिया, आकस्मिकवाद को नकारा। इन्होंने कहा क्योंकि आकस्मिकवाद में जो घटनाएं भूगोल के अंदर थी, जिस पर काम होता था, और वो घटनाएं जो थी महत्वपूर्ण थी इस समय कि भूकंप व ज्वालामुखी, ये दो प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ वगैरह है, अचानक भयंकर वर्षा, तूफान, चक्रवात होते थे, उन पर अधिक बल दिया गया प्रलयवाद में, आकस्मिकवाद में। तो जेम्स हटन ने इस बात को नकार दिया कि इसको आकस्मिकवाद अपन नहीं कह सकते। तो जेम्स हटन जो था, इसने आकस्मिकवाद है उसको नकार दिया, और आकस्मिकवाद को नकार करके हटन ने एक नया वाद शुरू किया, उसका नाम एक रूपतावाद। ये जेम्स हटन का है। जेम्स हटन ने एक नया सिद्धांत दिया, एक प्रकार से एक रूपतावाद। ठीक है ना, और इसमें उन्होंने कुछ नारे भी दिए कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये जेम्स हटन का है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कि वर्तमान जो युग चल रहा है, ठीक है, वो भूत की कुंजी है। आगे जाकर के ये क्या बन जाएगा, भूत बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। ठीक है ना, और इसी के आधार पर अपना जो वर्तमान के आधार पर जो इतिहास है वो चलता है। दूसरा नारा इन्होंने दिया, न आदि का पता है, न अंत का भविष्य। अब यहां ये जो एक रूपतावाद की बात की है, इन्होंने दूसरा जो स्लोगन अपना दिया, एक सिद्धांत दिया कि न आदि का पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, और न अंत का भविष्य कि एंड कब हो जाएगा, इसके बारे में भी कोई अभी तक पता नहीं है। और सच बात है, अब तक ही नहीं पता है इस बारे में। तो जेम्स जो हटन है उसका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये जो सिद्धांत दिए थे, वर्तमान भूत की कुंजी है, आज भी सटीक लग रहे हैं, आज भी ये सटीक प्रमाण लग रहे हैं वास्तव में। तो अपन कहें तो भूगोल की यात्राएं जो प्रारंभ में 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी सन तक का जो काल था, उसके बाद में
कई काम उस समय टोलमी, हेरोडोटस, हिकेटियस, ठीक है ना, स्ट्रेबो, खूब अरस्तु, खूब काम किए इन्होंने। उसके बाद क्या में अपन देखें तो अन्य जो कालक्रम शुरू हुआ ईस्वी सन से लेकर के 14वीं 15वीं सदी तक का जो काल था वो अंधकार युग था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। और उसके बाद में 16वीं सदी जो 15वीं 16वीं सदी थी उसके अंदर पुनर्जागरण जो काल आया, इतिहास में भी इसका उल्लेख होता है। नई खोज, नई यात्राएं होने से, नए प्रदेशों की खोज होने से एक नया काल का उद्भव हुआ जिसको अपन ने पुनर्जागरण काल कहा। इसमें पुनः भूगोल जो है एक नए रूप में उभर कर सामने आया। और वहाँ अपन ने देखा कि समय जो है अचानक जो नए आविष्कार, नए खोज के बाद में नई भौगोलिक तथ्य सामने आए तो उसको आकस्मिकवाद या प्रलयवाद कहा गया। और इसमें भूकंप, ज्वालामुखी आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदा, उन पर ज़्यादा बल दिया गया। इससे अधिक भूगोल नहीं था। उसके बाद में हटन ने इसको एक नया रूप दिया, प्रलयवाद को नकार दिया, अपना एक नया सिद्धांत जो दिया है उसने एक रूपतावाद दे दिया इसको, और कहा कि इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हासिल होती है, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। साथ साथ में नोट करते रहे जो महत्वपूर्ण तिथियां और बिंदु है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जो कथन है वो, क्योंकि ये काम आएंगे आपके। हमारे नोट्स भी आपको मिलेंगे लेकिन उसमें समय लगने वाजिब है, समय उसमें लग ही जाएगा, क्योंकि छुट्टियों तक कोशिश करेंगे हम अपने जो नोट्स है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पूरी बुक है, अपन नोट्स के रूप में लिखें तो जैसे तैयार हो जाएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला बिंदु है भूगोल के उपागम। यहां भूगोल का अध्ययन अब 18वीं सदी में, 18वीं सदी के अंदर भूगोल एक नए अध्ययन के रूप में सामने आया और नया अध्ययन शुरू हो गया। यहाँ पे नए अध्ययन के रूप में भूगोल सामने आगे बढ़ा और इसके दो उपागम, दो क्षेत्र लिए गए महत्वपूर्ण जो थे अध्ययन के रूप में। एक का नाम तो रख दिया गया क्रमबद्ध, है ना, उसको विषय वस्तुगत भी कहते हैं, और दूसरे का नाम रख दिया गया प्रादेशिक। दो क्षेत्र ले लिए गए, ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन यानी अध्ययन को, भूगोल के अध्ययन को इस रूप में किया गया। एक प्रादेशिक अध्ययन यानी विस्तृत और शानदार भूगोल का अध्ययन हो जाए तो इसके लिए अलग अलग प्रयास है वो किए गए थे। कि अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके अंदर सबसे पहला जो काम जो किया था क्रमबद्ध और या विषय वस्तुगत, ठीक है ना, इसके ऊपर या यह जो धारणा है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने इसका जीवन काल 1769 से 1859 तक माना जाता है, यही होना चाहिए 1769 से 1859। तो ये जो धारणा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है और इन्होंने इनका जीवन काल है 1769 से 1859 तक। और इन्होंने जो काम किया कि भूगोल का अध्ययन किस रूप में किया जाए तो उन्होंने कहा विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। दूसरे तुलनात्मक इसीलिए बता रहा हूं कि साथ साथ में दोनों की तुलना हो जाएगा तो आपका किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। यह जो धारणा थी वो हम्बोल्ट के समकालीन थे कार्ल रिटर। कार्ल रिटर, इनका जीवन काल है 1759 से 1779 से 1859, सॉरी 1779 से 1859 ये जीवन काल इनका है। तो ये कार्ल जो रिटर थे उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया। अब देखेंगे प्रादेशिक अध्ययन है क्या, विषय वस्तुगत अध्ययन क्या है। अब दोनों ने अलग अलग अध्ययन के ऊपर जोर दिया और किस रूप में बताया। क्रमबद्ध अध्ययन में हम्बोल्ट ने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मान लिया जाए, एक इकाई माना जाए, ठीक है।
संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई माना जाए वह प्रत्येक, जिसको अपन टॉपिक कहते हैं, टॉपिक के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर उसका अध्ययन किया जाए। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यह इसका वस्तु विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध अध्ययन था। जैसे कि अपन ने ले लिया कि लोहा ले लिया, एक उदाहरण अपने ले लिया, एग्जाम्पल कि अपने लोहा लिया, ठीक है। अब लोहा जो है उसका अध्ययन करना अपने को, तो अपन यहाँ नहीं देखेंगे कि भारत में कितना निकल, अपन देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर, इस अध्ययन के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। इसका अध्ययन करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह जो अध्ययन है एक इकाई, एक बिंदु को लेकर के, एक शिष्य को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी को उसका क्राइटेरिया मान करके अध्ययन किया जाता है, तो वो क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत अध्ययन कहलाता है, ठीक है। दूसरी ओर अब देखिए प्रादेशिक अध्ययन में क्या होता है। रिटर्न ने बताया कि जो प्रादेशिक अध्ययन है उसमें क्या करना है। प्रादेशिक अध्ययन में इस उपागम में संपूर्ण विश्व को, या पृथ्वी कह दो एक ही बात है, अनेक प्रदेशों में बांटकर, संपूर्ण पृथ्वी को अनेक प्रदेशों में बांटना, ठीक है ना। यहां मैंने लिखा अनेक प्रदेशों में बांटकर प्रत्येक प्रदेश को एक इकाई मानकर, वहां अपन ने संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई माना था, यहां प्रत्येक प्रदेश को एक इकाई मानकर उस पर विद्यमान संपूर्ण तत्वों का अध्ययन किया जाता है। समझ गए होंगे? इसका मतलब यह हुआ कि अपन यहां तो सिर्फ लिया था लोहा एक तत्व है, ठीक है, और उसका अध्ययन पूरी पृथ्वी पर किया गया था। यहां अपन ने लिया है जैसे कि अपन क्या लेंगे, पेड़ ले लेंगे, वनस्पति, जनसंख्या, ठीक है, अलग अलग ये बिंदु ले लेंगे। तो उसको जैसे कि अपन ने भारत की जनसंख्या, भारत के संदर्भ में ये एक प्रदेश हो गया संपूर्ण विश्व का, पेड़ है उनका वितरण है, जनसंख्या का वितरण है भारत के संदर्भ में अपन देखें, ठीक है। जैसे खनिज देखें अपन, और खनिज में सारे खनिज आए तो उनको यदि अपन एशिया में देखें तो एशिया एक प्रदेश हो गया, विश्व का एक भाग है, तो उसको उन खनिजों को एशिया स्तर पर देखें तो ये हो गया इसका कौन सा अध्ययन हो गया, प्रादेशिक। अब एशिया के अंदर जरूरी नहीं अपन खनिज भी देखें, इसमें खनिज भी देखें, एशिया के अंदर अपन फसल भी देख सकते हैं, यहाँ की जनसंख्या भी देख सकते हैं, प्रत्येक बिंदु के अनुसार अध्ययन यदि अपन करें, ठीक है ना, तो यहाँ की साक्षरता भी देख सकते हैं, यहाँ के अधिवास भी देख सकते हैं, यहाँ की आर्थिक क्रिया भी देख सकते हैं। तो जो भी बिंदु है उन बिंदुओं का सबका अध्ययन एक प्रदेश के अनुसार करते हैं, उसको प्रादेशिक बोलते हैं। और यदि संपूर्ण पृथ्वी को एक मान करके एक बिंदु के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर उसका अध्ययन किया जाए तो उसको क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। दो उपागम थे, रिटर का और हम्बोल्ट का। अब देखते हैं अपन ये जो क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम है, इस विषय वस्तुगत उपागम के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण भूगोल को अनेक शाखाओं में बांटा। तो इस अध्ययन के अनुसार यदि अपन देखें कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, तो उसको यदि अपन देखें तो इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं 3 बनाई इसने। क्रमबद्ध अध्ययन के अनुसार भूगोल की 3 शाखाएं बनाई। एक का नाम रखा भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है ना। फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल एक ब्रांच बना दी। अब इस भौतिक भूगोल जो है इसके अंदर भी 4 इसकी शाखाएं हैं। भू आकृति विज्ञान, ठीक है,
जलवायु विज्ञान, ये भूगोल की ही शाखा है, इनका संबंध भूगोल से ही है विज्ञान का। तीसरी जल विज्ञान और चौथी है मृदा भूगोल। ठीक है, तो ये 4 शाखाएं कर दी इसमें। अब इसमें क्या है, भूआकृति में देखा गया कि पृथ्वी पर कौन कौन सी भूआकृतियां पाई जाती है, पृथ्वी पर कौन कौन सी भूआकृतियां कहाँ कहाँ, ठीक है ना, कहाँ कौन कौन सी और क्यों पाई जाती है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर भूआकृति विज्ञान में अपने को मिलते हैं। जैसे कि अपन पढ़ें कि पठार, पर्वत, झील, खाड़ी, घाटी, मैदान, ये आकृतियां जहां कहीं भी है तो क्यों है, और कहाँ कहाँ पर्वत कौन कौन से है, कौन से पठार है, कौन सी झीलें हैं, कौन से मैदान है, कहाँ मरुस्थल है, आदि सभी पहलुओं की चर्चा अपन भूआकृति विज्ञान में करते हैं। भूमि पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सिंपल सी बात है, अपने को ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर लेवल जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें कौन सी विषय शामिल है ये सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है। जल विज्ञान में सागर, महासागर, सॉरी यहाँ जलवायु दे रखा है। जलवायु विज्ञान में अपन देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु, मौसम, ठीक है, वायुदाब, ताप, ये जलवायु तत्व है, आर्द्रता। तो इन पहलुओं के आधार पर अपन चर्चा करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पे कहाँ कौन सी जलवायु है, कहाँ कितना तापमान रहता है, कितना वायुदाब रहता है, कितनी आर्द्रता रहती है, कितनी वर्षा होती है। जलवायु के जो तत्व है उनके बेस पे अपन संपूर्ण अध्ययन इसमें करते हैं जलवायु विज्ञान। जल विज्ञान में महासागर, संपूर्ण पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ है, सागर, महासागर, सागर, झील, तालाब, खाड़ी, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो यह संपूर्ण जल विज्ञान में आ जाता है। मृदा में संपूर्ण पृथ्वी पर विश्व स्तर पर कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि जलोढ़ कहाँ पे है, दोमट कहाँ पे है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे अपन लाल काली कहाँ पे है, काली कहाँ पे है, कछारी कहाँ पे है, तो इन संपूर्ण मिट्टियों का वर्गीकरण का यदि अपन अध्ययन करते हैं तो मृदा भूगोल में करते हैं। तो भौतिक भूगोल की 4 ब्रांचें की गई है इसके इस अध्ययन के अनुसार। दूसरा है इसमें जो बिंदु उसका नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। अंग्रेजी तो आपने स्ट्रॉन्ग ही है, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है ना। तो ह्यूमन जियोग्राफी, इसके भी कई भाग यहाँ पे किए गए थे। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जैसे पहला भाग यहाँ पे किया गया ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर, हाँ, तो इसमें पहला है जैसे कि सामाजिक व सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल की चर्चा अपन करेंगे इसमें, भूगोल। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल पहला। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर सामाजिक परिवेश किस तरह का है, लोग कैसे रहते हैं, किस तरह की उनकी जीवन शैली है, क्या उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से है ना, सांस्कृतिक रीति रिवाज कौन कौन से, भाषाएं कौन कौन सी है और उनके पर्व कौन कौन से है, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा अपन इसमें करते हैं। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या व अधिवास भूगोल, मानव भूगोल का उपागम में प्रकार में। तो इसमें अपन देखेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वितरण, ठीक है ना, जनसंख्या वितरण, घनत्व, ठीक है, साक्षरता, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आयु वर्ग वगैरह, संपूर्ण जनसंख्या की जानकारी और अधिवास, आवास लोग किस तरह के बनाते हैं। ठीक है ना, यदि भूमध्य रेखीय प्रदेश में लोग रहते हैं तो आवास कैसे है, ध्रुवीय प्रदेश में लोग रहते हैं तो उनके आवास कैसे है, तो उनके अधिवास की भी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। नगरीय अधिवास किस तरह का है, ग्रामीण अधिवास किस तरह का है, ठीक है ना, तो विभिन्न बिंदुओं पर इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है,
अगला तीसरा जो बिंदु इसमें आता है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मनुष्य की मानव जाति जो है उसकी आर्थिक क्रियाकलापों पर चर्चा करते हैं। यानी प्राथमिक क्रिया में कितने लोग लगे हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में कितने लोग लगे हैं, पृथ्वी के किस भाग में प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती है और किस भाग में द्वितीय क्रियाएं अधिक होती है, कहाँ किस देश में तृतीय क्रियाकलाप ज़्यादा प्रभावी है। तो इन सब बिंदुओं पर अपन चर्चा बारी बारी से करते हैं। ठीक है। चौथा बिंदु है इसका ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक जो भूगोल है इसके अंदर अपन प्राचीन इतिहास से संबंधित, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास की जानकारी लेंगे कि प्राचीन समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसको भूगोल से रिलेटेड थी। ठीक है ना, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी जो भूगोल से रिलेटेड थी। और अंत में रह गया अपना प्राथमिक आ गया राजनीतिक। अगला है जी राजनीतिक भूगोल। इसमें भूगोल पर राजनीतिक प्रभाव, विभिन्न देशों की सीमाएं, उनका संघर्ष, है ना, भूगोल पर राजनीतिक प्रभाव इसमें अपन देखते हैं। तो संपूर्ण भूगोल के अंदर किस तरह का राजनीतिक प्रभाव देखा गया था और किस देश की सीमाएं किस रूप से बनी है, क्यों किस रूप में उनका उद्भव हुआ है। तो कई तरह के पहलू है, इस पर चर्चा अपन इसमें करते हैं। तो ये 5 बिंदु है, सामाजिक और सांस्कृतिक, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो ये क्रमबद्ध भूगोल जो है उसकी विषय वस्तु है इसमें। ठीक है, तो ये तो मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। अब इसमें एक और है जिसका नाम मैं यहाँ कर दूँ, जैव भूगोल। जैव भूगोल के अंदर इसकी जो शाखाएं हैं उसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले जीव विज्ञान आ जाता है इसमें, पृथ्वी पर जीवन, ठीक है ना, पृथ्वी पर जीवन, इसकी जानकारी इसमें हासिल की जाती है। दूसरा इसमें आ जाता है जंतु विज्ञान, ठीक है ना, इसमें वनस्पति विज्ञान। पहला जीव विज्ञान, जीव जंतु तो इसमें आ गए सारे, तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है उसकी चर्चा। फिर वनस्पति, संपूर्ण पृथ्वी पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, मरुद्भिद कहाँ है, सदाबहार वनस्पतियाँ कहाँ है, ठीक है ना, महासागरों के जलीय में जैसे काई है, शैवाल है, इनका उद्भव कैसे होता है, ध्रुवीय प्रदेश में किस तरह की वनस्पति है, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। तीसरा है पारिस्थितिक संतुलन की बात अपन कर सकते हैं, इकोलॉजिकल जो है ना उसकी बात कर सकते हैं, इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक विज्ञान। इसमें पारिस्थितिक संतुलन की बात कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है और किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, कौन सी प्रजाति कहाँ जिसका रहना ज़रूरी है, यदि एक सिस्टम से कोई प्रजाति विच्छिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, तो किस प्रकार से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। फूड चेन इसमें क्या होती है, ठीक है ना, बायोम किस तरह है, बायोम किसे कहते हैं, वन बायोम जो है, घास बायोम जो है, तो उनका किस प्रकार से एक बैलेंस रहता है। तो सारे पहलू इसमें अपन शामिल कर लेते हैं। और अंत में है पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण भूगोल भी इसको कहते हैं। इसके अंदर पर्यावरण के संदर्भ में सारी जानकारी आती है, पर्यावरण प्रदूषण को क्यों होता है, हरितगृह प्रभाव क्या है, ठीक है ना, तो इसके संदर्भ में भूमंडलीय ऊष्मन क्या है, तो ये क्यों हो जाता है, कौन सी गैसें इसके लिए उत्तरदायी है, किस प्रकार से पर्यावरण का अपन संरक्षण कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये था अपना कौन सा उपागम था, क्रमबद्ध उपागम। उसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल को शामिल किया जाता है। 3 भाग है इसके। ठीक है, अगला बिंदु, यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें और
पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, क्योंकि अपन ने लैब असिस्टेंट के लिए भूगोल का जो है और ये फर्स्ट ग्रेड दोनों में है ये सिलेबस, लैब असिस्टेंट में भी है फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो पूर्ण से टॉपिक वाइज अपन ने कोर्स शुरू कर दिया है, तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें और पढ़ें। प्रादेशिक उपागम प्रादेशिक उपागम के आधार पर यदि अपन देखें तो भूगोल के अंदर है किस तरह के परिवर्तन है वो देखे गए थे, तो उसको अपन देखते हैं। थोड़ा सा इंक डालें। प्रादेशिक उपागम, इसमें मुख्य रूप से 4 भाग इसके किए हैं प्रादेशिक उपागम में, ठीक है ना। यानी संपूर्ण पृथ्वी को प्रदेशों में अपने कहा बांटा, जिसमें लघु प्रदेश, मध्यम प्रदेश और दीर्घ आकार का प्रदेश है, इसमें बांट करके और टॉपिक वाइज उन सभी का अध्ययन किया जाता है। टॉपिक के अनुसार, यानी संपूर्ण प्रदेश में जो जितने टॉपिक अपन अध्ययन करना चाहते हैं उनको लेकर के एक प्रदेश को संपूर्ण इकाई मान करके इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा भाग जो है इसमें जैसे कि नगर व ग्रामीण प्रदेश, इनमें किस तरह से जनसंख्या निवास करती है, नगर व ग्रामीण प्रदेश में कौन सी क्रियाकलाप होता है, ठीक है ना, किस तरह की व्यवस्थाएं होती है, उन पर विचार किया जाता है ग्रामीण और नगरीय प्रदेश के अंदर, यानी संपूर्ण प्रदेशों को ग्रामीण और नगर के रूप में देखा जाता है। तीसरा है प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास में एक प्रदेश के विकास के लिए सरकारें किस तरह का प्रयास करती है, यानी एक प्रदेश जो होता है उसमें किस तरह की आवश्यकता होती है, कौन सी क्रियाएं अधिक होनी चाहिए, कौन सी कम है, यदि कम है तो क्यों, अधिक है तो क्यों, वहाँ किस चीज़ का अभाव है, ठीक है ना, तो उस अभाव को कैसे अपन कवर कर सकते हैं, तो इस पर विस्तार से देना, क्योंकि ये जो प्रादेशिक विकास का जो शेड्यूल है यही किसी प्रदेश विशेष के विकास का प्रारूप तैयार करता है, क्योंकि वहाँ किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है, क्या उनका महत्व है, ठीक है, किस तरह से इनका दोहन हो सकता है, आदि आदि, ठीक है ना। और इसी के साथ में चौथा है प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है ना, एक प्रदेश की संपूर्ण जानकारी, किसी प्रदेश को पूर्ण रूप से जानना, पूर्ण रूप से जानना, यह प्रादेशिक विश्लेषण में आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कौन कौन से प्रदेश है और वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, वहाँ संसाधन कौन कौन से है वहाँ पे, तो पूर्ण रूप से उसको जानना, उसका पूरा विश्लेषण करना, ठीक है ना। तो ये प्रादेशिक विश्लेषण या संश्लेषण में आ जाता है। संश्लेषण भी एक तो पूर्ण रूप से अध्ययन, एक ये इसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 उपागम थे भूगोल के, एक का नाम था प्रादेशिक और एक का नाम था विषय वस्तुगत, ठीक है ना। यहाँ अम्बोल्ट था और यहाँ पे जर्मन भूगोलवेत्ता रेटर, यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर अपने विचार दिए थे। तो यह एक संपूर्ण भूगोल जो है एक विषय के रूप में इस प्रकार से प्रारंभ हो गया था। अब इसकी जैसे 2 शाखाएं महत्वपूर्ण चली, अपन देखा एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, ठीक है। अब अपन भौतिक भूगोल के टॉपिक सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे कि भौतिक भूगोल जो है वो किस प्रकार से चली, और उसमें जो पहला भौतिक भूगोल के अंदर जो टॉपिक आएगा, वैसे तो पहला टॉपिक अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग यह संपूर्ण हो गया है, यहाँ से जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। और अब देखेंगे अपन पृथ्वी की उत्पत्ति, अगले वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति, इस पर विचार करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना। इसके लिए किस प्रकार से जो वायव्य राशि परिकल्पना है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, चैम्बरलिन मोल्टन की परिकल्पना है, और अंत में जो महत्वपूर्ण विस्तार से अपन चर्चा करेंगे वो आएगा अपना बिग बैंग, ठीक है ना। बिग बैंग जो है द बड़ा ग्रेट जो फॉल्ट पड़ा, बड़ा विस्फोट जिसको अपन कह सकते हैं, उसके ऊपर एडविन हबल का होगा,
ठीक है ना। और एडविन हब्बल ने किस प्रकार से एक प्रयोग किया, किस प्रकार उस प्रयोग के बाद में ये पता लगाया उसने कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, आकाशगंगाओं का विस्तार हो रहा है, किस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, किस प्रकार से जलवायु मौसम जो है वो परिवर्तन, वायुमंडल जो क्रिएट हुआ, कौन कौन सी प्रारंभ में गैसें, विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से अपन चर्चा पृथ्वी की उत्पत्ति टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।